मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 25। सार्वजनिक संस्थाएं भी प्रतिभाशाली मनुष्यों की मोहताज होती हैं। यद्यपि विट्ठल दास के अनुयायियों की कमी न थी, लेकिन उनमें प्रायः सामान्य अवस्था के लोग थे। ऊंची श्रेणी के लोग उनसे दूर भागते थे। पद्म सिंह के सम्मिलित होते ही इस संस्था में जान पड़ गई। नदी की पतली धार उमड़ पड़ी। बड़े आदमियों में उनकी चर्चा होने लगी। लोग उन पर कुछ कुछ विश्वास करने लगे। पद्म सिंह अकेले न आए, बहुधा किसी काम को अच्छा समझकर भी हम उनमें हाथ लगाते हुए डरते हैं। नक्कू बन जाने का भय लगा रहता है। हम बड़े आदमियों के आ मिलने की राह देखा करते हैं। ज्यों ही किसी ने रास्ता खोला, हमारी हिम्मत बंध जाती है। हमको हंसी का डर नहीं रहता। अकेले हम अपने घर में भी डरते हैं, दो होकर जंगलों में भी निर्भय रहते हैं। प्रोफेसर रमेश दत्त, लाला भगत राम और मिस्टर रुस्तम भाई गुप्त रूप से विट्ठल दास की सहायता करते रहते थे। अब वह खुल पड़े। सहायकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। विट्ठल दास सुधार के विषय में मृदुभाषी बनना अनुचित समझते थे, इसलिए उनकी बातें रुचिकर न होती थी। मीठी नींद सोने वालों को उनका कठोर नाद अप्रिय लगता था। विट्ठल दास को इसकी चिंता न थी। पद्म सिंह धनी मनुष्य थे। उन्होंने बड़े उत्साह से वेश्याओं को शहर के मुख्य स्थानों से निकालने के लिए आंदोलन करना शुरू किया। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों में दो चार सज्जन विट्ठल दास के भक्त भी थे, किंतु वे इस प्रस्ताव को कार्य रूप में लाने के लिए यथेष्ट साहस न रखते थे। समस्या इतनी जटिल थी कि उसकी कल्पना ही लोगों को भयभीत कर देती थी। वे सोचते थे कि इस प्रस्ताव को उठाने से न मालूम शहर में क्या हलचल मचे। शहर के कितने ही रईस, कितने ही राज्य पदाधिकारी, कितने ही सौदागर इस प्रेम मंडी से संबंध रखते थे। कोई ग्राहक था, कोई पारखी। उन सबसे बैर मोल लेने का कौन साहस करता। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी उनके हाथों में कठपुतली के समान थे। पद्म सिंह ने मेंबरों से मेल मिलाकर उनका ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया। प्रभाकर राव की तीव्र लेखनी ने उनकी बड़ी सहायता की। पैम्फलेट निकाले गए और जनता को जागृत करने के लिए व्याख्यानों का क्रम बांधा गया। रमेश दत्त और पद्म सिंह इस विषय में निपुण थे। इसका भार उन्होंने अपने सिर ले लिया। अब आंदोलन ने एक नियमित रूप धारण किया। पद्म सिंह ने यह प्रस्ताव उठा तो दिया, लेकिन वह इस पर जितना ही विचार करते थे उतने ही अंधकार में पड़ जाते थे। उन्हें यह विश्वास न होता था कि वेश्याओं के निर्वासन से आशातीत उपकार हो सकेगा। संभव है उपकार के बदले अपकार हो। बुराइयों का मुख्य उपचार मनुष्य का सद्ज्ञान है। इसके बिना कोई उपाय सफल नहीं हो सकता। कभी कभी वह सोचते सोचते हताश हो जाते, लेकिन इस पक्ष के एक सभ्य बनकर वे आप संदेह रखते हुए भी दूसरों पर इसे प्रकट न करते थे। जनता के सामने तो उन्हें सुधारक बनते हुए संकोच न होता था, लेकिन अपने मित्रों और सज्जनों के सामने वह दृढ़ न रह सकते थे। उनके सामने आना शर्मा जी के लिए बड़ी कठिन परीक्षा थी। कोई कहता, किस फेर में पड़ गए हो, विट्ठल दास के चक्कर में तुम भी आ गए। चैन से जीवन व्यतीत करो, इन सब झमेलों में क्यों व्यर्थ पड़ते हो। कोई कहता, यार मालूम होता है तुम्हें किसी औरत ने चरका दिया है, तभी तुम वेश्याओं के पीछे इस तरह पड़े हो। ऐसे मित्रों के सामने आदर्श और उपकार की बातचीत करना अपने को बेवकूफ बनाना है। व्याख्यान देते हुए भी जब शर्मा जी कोई भावपूर्ण बात कहते, करुणात्मक दृश्य दिखाने की चेष्टा करते, तो उन्हें शब्द नहीं मिलते थे, और शब्द मिलते तो उन्हें निकालते हुए शर्मा जी को बड़ी लज्जा आती थी। यथार्थ में वह इस रस में पगे नहीं थे। वह जब अपने भाव शैथिल्य की विवेचना करते तो उन्हें ज्ञात होता था कि मेरा हृदय प्रेम और अनुराग से खाली है। कोई व्याख्यान समाप्त कर चुकने पर शर्मा जी को यह जानने की उतनी इच्छा नहीं होती थी कि श्रोताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जितनी इसकी कि व्याख्या सुंदर, सप्रमाक और ओजपूर्ण थी या नहीं। लेकिन इन समस्याओं के होते हुए भी यह आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह सफलता शर्मा जी के अनुराग और विश्वास से कुछ कम उत्साहवर्धक न थी। सदन सिंह के विवाह को अभी 2 मास थे। घर की चिंताओं से मुक्त होकर शर्मा जी अपनी पूरी शक्ति से इस आंदोलन में प्रवृत्त हो गए। कचहरी के काम में उनका जीना लगता। वहां भी वे प्रायः इन्हीं चर्चाओं में पड़े रहते। एक ही विषय पर लगातार सोचते विचारते रहने से उस विषय से प्रेम हो जाया करता है। धीरे धीरे शर्मा जी के हृदय में प्रेम का उदय होने लगा। लेकिन जब यह विवाह निकट आ गया तो शर्मा जी का उत्साह कुछ क्षीण होने लगा। मन में यह समस्या उठी कि भैया यहाँ वैश्याओं के लिए अवश्य ही मुझे लिखेंगे। उस समय मैं क्या करूंगा। नाच के बिना सभा सूनी रहेगी।
दूर दूर के गांव से लोग नाच देखने आएंगे। नाच ना देखकर उन्हें निराशा होगी। भाई साहब बुरा मानेंगे। ऐसी अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है? भाई साहब को इस कुप्रथा से रोकना चाहिए, लेकिन क्या मैं इस दुष्कर कार्य में सफल हो सकूंगा? बड़ों के सामने न्याय और सिद्धांत की बातचीत असंगत सी जान पड़ती है। भाई साहब के मन में बड़े बड़े हौसले हैं। इन हौसलों के पूरे होने में कुछ भी कसर रही तो उन्हें दुख होगा। लेकिन कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य यही है कि अपने सिद्धांत का पालन करूं। यद्यपि उनके इस सिद्धांत पालन से प्रसन्न होने वालों की संख्या बहुत कम थी और अप्रसन्न होने वालों की संख्या ज्यादा थी, तथापि शर्मा जी ने इन्हीं गिने गिनाए मनुष्यों को प्रसन्न रखना उत्तम समझा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि नाच ना ठीक करूंगा। अपने घर में ही सुधार ना कर सका तो दूसरों को सुधारने की चेष्टा करना बड़ी भारी धूर्तता है। यह निश्चय करके शर्मा जी बारात की सजावट के सामान जुटाने लगे। वह ऐसे आनंदोत्सवों में किफायत करना अनुचित समझते थे। इसके साथ ही वह अन्य सामग्रियों के बाहुल्य से नाच की कसर पूरी करना चाहते थे, जिससे उन पर किफायत का अपराध न लगे। एक दिन विट्ठल दास ने कहा, इन तैयारियों में आपने कितना खर्च किया? शर्मा जी बोले, इसका हिसाब लौटने पर होगा। विट्ठल दास बोले, तब भी 2000 से कम ना होगा? शर्मा जी बोले, हाँ, शायद कुछ इससे अधिक ही हो। विट्ठल दास बोले, इतने रुपए आपने पानी में डाल दिए। किसी शुभ कार्य में लगा देते तो कितना उपकार होता। अब आप सरीखे विचारशील पुरुष धन को यूं नष्ट करते हैं तो दूसरों से क्या आशा की जा सकती है? शर्मा जी बोले, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जिसे ईश्वर ने दिया है उसे आनंदोत्सव में दिल खोलकर व्यय करना चाहिए। हाँ, ऋण लेकर नहीं, घर बेचकर नहीं, अपनी हैसियत देखकर। हृदय की उमंग ऐसे ही अवसर पर मिलती है। विट्ठल दास बोले, आपकी समझ में डॉक्टर श्यामचरण की हैसियत 10-5 हजार रुपए खर्च करने की है या नहीं? शर्मा जी बोले, इससे बहुत अधिक है। विट्ठल दास बोले, मगर अभी अपने लड़के के विवाह में उन्होंने बाजे गाजे नाच तमाशे में बहुत कम खर्च किया। शर्मा जी बोले, हाँ, नाच तमाशे में अवश्य खर्च कम किया, लेकिन इसकी कसर डिनर पार्टी में निकल गई, बल्कि अधिक ही। उनकी किफायत का क्या फल हुआ? जो धन गरीब बाजे वाले, फुलवारी बनाने वाले, आतिशबाजी वाले पाते, वह मेरे कंपनी और व्हाइट वे कंपनी के हाथों में पहुंच गया। मैं इसे किफायत नहीं कहता, यह अन्याय है।